वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे फ्यूल केमिस्ट्री और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कोल के बारे में और कोल के प्रोडक्ट्स के बारे में। कोल का कार्बनाइजेशन करवाने से हमें कोक मिलता है सॉलिड फॉर्म में, कोल टार मिलता है विस्कस अनप्लेजेंट स्मेल वाले लिक्विड की फॉर्म में, और कुछ गैसेस मिलती हैं जो एज ए फ्यूल यूज की जाती हैं जिसको हम कोल गैस कहते हैं। उसके अलावा भी और भी कई तरीके हैं जिनसे हम कोल से गैस बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोल गैसिफिकेशन। कोल से बनने वाले डिफरेंट गैसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी यूजेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस से। जो कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस हैं, ये तीन अलग अलग मिक्सचर हैं गैसेस के। कोल गैस के अंदर, प्रोड्यूसर गैस के अंदर और वाटर गैस के अंदर कुछ गैसेस कॉमन होती हैं, उनकी कंपोजिशन वेरी करती है, और कोल गैस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा गैसेस भी होती हैं, यानी उसकी कंपोजिशन में कुछ और भी ऐड हो जाता है। तो हम, क्योंकि इनकी कंपोजिशन कुछ कॉमन सी है, कंपोनेंट कॉमन है, परसेंटेज डिफर कर रही है, तो हम इनको कंपेयर करेंगे और साथ के साथ जानेंगे कि कैसे तो ये गैसेस बनाई जाती हैं और कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। जो कोल गैस है वो कार्बोनाइजेशन ऑफ बिटुमिनस कोल से 1350 डिग्री सेल्सियस पे बनाई जाती है। यानी जब हम बिटुमिनस कोल का कार्बोनाइजेशन करते हैं तो 1350 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो गैस हमें मिलती है वो कोल गैस है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो मीथेन 32%, कार्बन मोनोऑक्साइड 7%, नाइट्रोजन 4%, हाइड्रोजन 47%, कार्बन डाइऑक्साइड 1%, इथाइन 2%, इथीन 3% और कुछ और भी गैसेस हैं वो 4%। अगर प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो उसको बनाने के लिए हमें कोई भी, चाहे लो क्वालिटी कोल हो या फिर अच्छा कोल हो, एंथ्रासाइट कोल हो या पीट कोल हो, उनके ऊपर अगर कोल की रिएक्शन 1000 टू 1100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टीम विद एयर से की जाए, यानी एयर और स्टीम के मिक्सचर के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है कोयले की 1100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो प्रोड्यूसर गैस हमें मिलती है। प्रोड्यूसर गैस के अंदर जो मीथेन है उसका कंटेंट काफी कम होता है, यानी कंबस्टिबल जो गैस है मीथेन, उसका कंटेंट काफी कम होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो खुद एक कंबस्टिबल गैस है उसका कंटेंट काफी ज्यादा, यानी 28 से 30%। नाइट्रोजन का 51 टू 56%, यानी मोर देन 50%। तो इसके अंदर नाइट्रोजन ही होती है। क्यों? क्योंकि ये स्टीम और एयर के मिक्सचर से रिएक्शन के बाद बनता है, और आपको पता है एयर के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट काफी ज्यादा होता है, इसलिए प्रोड्यूसर गैस के अंदर भी नाइट्रोजन कंटेंट काफी ज्यादा होता है। और नाइट्रोजन नॉन कंबस्टिबल गैस है, तो प्रोड्यूसर गैस इतनी ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होने के कारण कम कैलोरीफिक वैल्यू वाली होती है। उसके बाद हाइड्रोजन का कंटेंट 10 टू 15% और कार्बन डाइऑक्साइड 3 टू 6%। अगर वाटर गैस की बात की जाए तो वाटर गैस जब कोक को, कोल को नहीं, अच्छी क्वालिटी का जो कोक हमने बना लिया है, प्रिपेयर कर लिया है, उसकी जब स्टीम से रिएक्शन करवाई जाए लेकिन एयर मिक्स ना की जाए, तो उस केस में जो हमें गैस मिलती है वो क्या है? वाटर गैस है, जिसके अंदर मीथेन का कंटेंट तो काफी कम, यानी 0.1 टू 0.5% ही होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट प्रोड्यूसर गैस के मुकाबले काफी ज्यादा, 40 टू 42%। नाइट्रोजन का कंटेंट क्योंकि हमने एयर मिक्स नहीं किया है तो कम रहता है, अप्रोक्सीमेटली 3 टू 6%। हाइड्रोजन का कंटेंट 48 टू 51% और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट 3 टू 5%। तो कैलोरीफिक वैल्यू की अगर बात की जाए, कोल गैस के अंदर मीथेन भी कंबस्टिबल है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कंबस्टिबल है। उसके बाद जो इथाइन है, इथीन है, ये भी कंबस्टिबल गैसेस हैं। तो इनकी प्रेजेंस की वजह से इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है बाकी गैसेस के मुकाबले ज्यादा होती है। 16,700 से 21,000 किलो जूल पर क्यूबिक मीटर इनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अगर प्रोड्यूसर गैस की बात की जाए तो उसका काफी बड़ा कंपोनेंट नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन नॉन कम्बस्टिबल गैस होने की वजह से इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम होती है, 4,900 से 5,900 किलो जूल पर क्यूबिक मीटर। वाटर गैस की बात की जाए तो वाटर गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाता है और नाइट्रोजन का कंटेंट जो कि नॉन कम्बस्टिबल गैस है घट जाता है, तो इस वजह से इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो प्रोड्यूसर गैस से तो ज्यादा होती है। लेकिन मीथेन जैसा अच्छा
फ्लेमेबल मटेरियल ना होने के कारण इसके अंदर इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कोल गैस से कम रहती है, 10,800 से 11,800 किलो जूल पर क्यूबिक मीटर। यूजेस की बात की जाए तो कोल गैस वहां ज्यादा यूज होती है जिसके आसपास कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं। तो कोल प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूजेस के लिए कोल गैस का यूज किया जाता है। दूसरा, जो इल्यूमिनेंट है यानी कि लाइट के सोर्स के लिए भी कोल गैस का यूज किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस की कैलोरीफिक वैल्यू तो कम होती है, लेकिन ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम में लाया जाता है मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए, और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए भी यूज में लाया जाता है। तो प्रोड्यूसर गैस का मेनली यूज इंडस्ट्रीज में होता है। वाटर गैस जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी ज्यादा अच्छी है और साथ ही साथ इसके अंदर हाइड्रोजन कंटेंट काफी ज्यादा है, तो इस वजह से इसको अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए और हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। अब ये तो थी तीन गैसेस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस। अब कोल से गैस बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिनको हम कहते हैं कोल गैसिफिकेशन, यानी कोल से एक यूजफुल फ्यूल गैस के अंदर कन्वर्जन करना। अब जो ये कन्वर्जन होगा, क्योंकि मैनमेड है, सिंथेटिक है, तो इसको हम सिंथेटिक गैस या फिर सिन गैस भी बोलते हैं। जब कोल को गैसिफाई किया जाता है तो इसके अंदर कई सारे कंटेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, स्टीम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और बहुत सारे कंपोनेंट के साथ इसको मिक्स करके भी हम गैसिफिकेशन करवाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द फ्यूल, कि कैसा फ्यूल हमें मिल रहा है, तो कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से मेनली तीन कैटेगरी हैं जिनके अंदर हम गैसिफिकेशन की बात करते हैं। पहला है लो कैलोरी गैस। लो कैलोरी गैस वो होती है जो एयर के साथ कोल की गैसिफिकेशन से मिलती है, और फाइनली इसके अंदर कंपोनेंट मेनली होते हैं नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कुछ अदर गैसेस। क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा होता है, तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम रहती है। 300 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर क्यूबिक फीट इसकी कैलोरीफिक वैल्यू रहती है। अगर मीडियम कैलोरी गैस की बात की जाए तो मीडियम कैलोरी गैस कोल के ऑक्सीजन के साथ गैसिफिकेशन से मिलती है, और इसके अंदर मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कुछ अदर गैसेस मिलते हैं। अब जो ये गैस है मीडियम कैलोरी गैस, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 300 से 700 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर क्यूबिक फीट होती है। अगर हाई कैलोरी गैस की बात की जाए तो उसका मेन कंपोजिशन मीथेन होता है, और ये कैटालिटिक गैसिफिकेशन या फिर हाइड्रोगैसिफिकेशन ऑफ कोल से मिलती है, और इसके लिए जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 900 से 1000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर क्यूबिक फीट। अब ये तो था जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जो हमें फाइनली गैस मिलेगी उसके बेस पे कि क्या क्या कैटेगरी हो सकती है कोल गैसिफिकेशन से बनने वाली गैस की। अब कोल गैसिफिकेशन जो है वो मेनली तीन तरीके का होता है। पहला है स्टीम गैसिफिकेशन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैसिफिकेशन, तीसरा हाइड्रो गैसिफिकेशन। एक्चुअली में जो ये नाम दिए गए हैं वो उस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमने कैसा प्रोसेस अडॉप्ट किया है गैसिफिकेशन करवाने के लिए, यानी कि हमारे पास कंडीशन क्या क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट क्या क्या रहेंगे गैसिफिकेशन करवाने के लिए कोल का, तो उसके बेसिस पे हमने ये तीन कैटेगरी बनाई है। अगर स्टीम गैसिफिकेशन की बात की जाए तो इसके अंदर स्टीम की रिएक्शन करवाई जाती है कार्बन के साथ यानी कोक के साथ, और इससे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर से फर्दर रिएक्शन करके CO2 बना सकती है, और CO2 कार्बन के साथ वापस से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकती है। तो इस तरीके से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कंपोनेंट मिलेंगे इस गैस के अंदर स्टीम गैसिफिकेशन के बाद। तो इसका जो मेन कंपोनेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कुछ और गैसेस हैं, और बाकी जो कंपोनेंट होंगे वो डिपेंड करेंगे कि इम्प्योरिटीज क्या क्या रही है उस कोल के अंदर। जो स्टीम गैसिफिकेशन प्रोसेस है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जैसा कि हमें यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू से पता चल रहा है। एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसको करवाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अप्रोक्सीमेटली 900 टू 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें इसके लिए चाहिए होता है। और अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टीम का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना स्टीम का अमाउंट हम बढ़ाएंगे, एक्सेस में स्टीम लेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, हमें
कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट, हाइड्रोजन कंटेंट मिलेगा। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड गैसिफिकेशन। जब कोल को गैसिफाई करवाया जाए कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा के, कार्बन प्लस CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोडक्ट बनेगा, इसके लिए भी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है और इसको करवाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है। जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमने रीजेंट जो लिया है वो भी होगी। जो ये गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैसिफिकेशन के बाद, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू लो होती है और इस वजह से इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी कम होती है। तीसरा है हाइड्रोगैसिफिकेशन। हाइड्रोगैसिफिकेशन के अंदर हाइड्रोजन रिच इन्वायरमेंट के अंदर, यानी हाइड्रोजन की अच्छी प्रेजेंस के अंदर कोक की या कोल की रिएक्शन करवाई जाती है। तो इस प्रोसेस में कार्बन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो मीथेन बनती है, जो कि नेचुरल गैस हम जिसे कहते हैं। तो इसको हम सिंथेटिक नेचुरल गैस बोलेंगे क्योंकि हमने इसे सिंथेसाइज किया है। और ये रिएक्शन, जैसा कि डेल्टा एच की वैल्यू से आपको पता चल रहा है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। तो लो टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन फेवरेबल है, करवाई जा सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर अगर कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये कार्बन से मीथेन के कन्वर्जन वाला, ये कम हो जाता है। तो इसके लिए सफिशिएंट टेम्परेचर तो हमें चाहिए। फिर भी अगर 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 50 टू 70 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लिया जाए तो 60 टू 80% मीथेन कंपोनेंट वाली हमें गैस मिलती है कोल गैसिफिकेशन से, जो कि काफी अच्छा सोर्स होता है एनर्जी का और क्लीन फ्यूल ये हमें मिलता है। नेक्स्ट है कैटालिटिक गैसिफिकेशन। अभी तक हमने 3 गैसिफिकेशन पढ़े, स्टीम गैसिफिकेशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसिफिकेशन और हाइड्रो गैसिफिकेशन। अब जो ये प्रोसेस थे इनके अंदर हमें टेम्परेचर, किसी में 700 डिग्री सेल्सियस, किसी में 1000 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर हाई हमें करवाना पड़ता था और हाई प्रेशर की भी जरूरत पड़ती थी। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट का यूज कर लेते हैं तो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के लिए अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवाता है और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी और अल्टरनेटिव पाथ मिलेंगे तो पॉसिबल है कि प्रोडक्ट भी हमें डिफर मिल जाएं और कम टेम्परेचर पे, यानी कम एक्सट्रीम कंडीशन पे, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन लिए बिना ही हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो कैटालिटिक गैसिफिकेशन क्या है? जो हमने 3 गैसिफिकेशन पढ़े हैं इनके साथ कैटलिस्ट का यूज करना। कैटलिस्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एक तो जो हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है, 900 डिग्री से 1000 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ रहा है, वो नहीं जाना पड़ेगा, कम टेम्परेचर पर हमारी रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा, हाई प्रेशर हमें मेंटेन करके रखना पड़ रहा है, तो कम प्रेशर पे भी ये रिएक्शन हो जाएगी। तीसरा, जो हमारे पास कंपोनेंट आ रहे हैं, किसी में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है, किसी में मीथेन ज्यादा है, तो हम उन कंपोनेंट की कंपोजिशन को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। किसी एक रिएक्शन को हम प्रोमोट कर सकते हैं और एक को डीप्रोमोट कर सकते हैं, तो जिससे हम सेलेक्टिव गैस वाले जो गैसिफिकेशन है वो कर पाएंगे। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो अल्कली मेटल के साल्ट वीक एसिड के साथ, लाइक कार्बोनिक एसिड के साथ अगर अल्कली मेटल के साल्ट की बात की जाए, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2S सोडियम सल्फाइड, ये स्टीम गैसिफिकेशन को कैटलाइज कर सकते हैं। और पोटेशियम कार्बोनेट जब 10 to 20% बाई वेट यूज किया जाता है जो कैटलिस्ट, तो ये जो गैसिफिकेशन का टेम्परेचर है 925 डिग्री सेल्सियस, उसको डिक्रीज कर देता है 700 डिग्री सेल्सियस तक। यानी आपको 225 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर प्रोड्यूस करना होगा, जिससे हम एनर्जी जो कॉस्ट है उसको बचा सकते हैं। दूसरा, हाइड्रोगैसिफिकेशन प्रोसेस को कैटलाइज करने के लिए हम पोटेशियम कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं, निकल का यूज कर सकते हैं, आयरन क्लोराइड का यूज कर सकते हैं और आयरन सल्फेट्स का यूज कर सकते हैं। तो इनके यूज से क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी एक तो रिएक्शन की, दूसरा यील्ड है जो मीथेन की वो भी इंक्रीज हो जाएगी रिएक्शन के अंदर। जब मीथेन कंटेंट ज्यादा होगा तो जो हमारे पास सिन गैस या सिंथेटिक गैस बनेगी वो ज्यादा अच्छा फ्यूल साबित होगी। लेकिन इन फायदों के साथ साथ
कैटालिटिक गैसिफिकेशन के कुछ नुकसान भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? एक तो हाई कॉस्ट है कैटलिस्ट मटेरियल की। कैटलिस्ट जो मटेरियल है इनकी कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा गैस का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, जो कैटलिस्ट है उनकी जो एक्टिविटी है वो भी टाइम के साथ डिक्रीज हो जाएगी, जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी। तीसरा, जो कैटलिस्ट हैं वो पॉइजन किए जा सकते हैं, लाइक जो इम्प्योरिटीज हैं कोल के अंदर, सल्फर का कंटेंट है या और कोई कंटेंट है जो उस कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करके उसको इनएक्टिव कर दे, तो कैटलिटिक पॉइजनिंग हो जाएगी और काफी सारा जो हमारे कैटलिस्ट हमने कॉस्टली कैटलिस्ट यूज किया है वो कैटालिटिक एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। दिस इज ऑल अबाउट कोल गैसिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।